हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती हैं एंड बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देन हमने स्टडी किया था कि दो टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि अबाउट द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस किस टाइप से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपने आप की जो जनरेशन है उसको कैसे आगे बढ़ाता है। तो बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस करता है बाय द टू मेथड्स, दैट इज सेक्सुअल मेथड एंड एसेक्सुअल मेथड। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टू टाइप से करता है। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, सेकंड इज स्पोर फॉर्मेशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस मेनली बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज वेरी क्विक मेथड ऑफ रेप्लिकेशन विच अकर इन द फॉलोइंग सक्सेसिव डिवीजन्स। अब जो आपका बैक्टीरिया जब ये बाइनरी फिजन करता है तो वो कुछ सक्सेसिव स्टेज में इस डिवीजन को कंप्लीट करता है। तो मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ। इसमें क्या रहता है, आपका न्यूक्लियोइड का पहले साइज इंक्रीज करता है, देन जो न्यूक्लियोइड होता है वो क्या करता है, मिजोजोम से जाके अटैच होता है। मिजोजोम मैंने बताया था सेप्टा की फॉर्मेशन करता है प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर वो सेप्टा की फॉर्मेशन करेगा, कंप्लीट सेप्टा बन जाएगा और साइटोप्लाज्म वगैरह भी डिवाइड कर जाएंगे। देन दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, दो डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में फिर उनको सेपरेट किया जाएगा और क्या है, इंडिविजुअल डॉटर सेल्स बन जाती है। अब मैं ये प्रोसेस आपको डिटेल में बताती हूँ। First is division of the nucleate. The bacteria cell which is going being unbinary fission elongates and its nucleate get attached with the mesosomes. The nuclear body also elongate, become narrow in the middle and finally divided into two daughter nuclear बॉडीज। ए मिजोजोम इन डेवलप नियर द ओल्ड वन। यहाँ पहले एक तो सेल के अंदर पहले से ही मिजोजोम प्रेजेंट होता है, एक ओल्ड वन जो पहले से प्रेजेंट उसके पास में एक और नया मिजोजोम बन जाता है। बोथ न्यू एंड ओल्ड मिजोजोम आर सेपरेटेड अपार्ट ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन बिटवीन देम। दोनों जो मिजोजोम बने हैं उनके बीच में एक मेम्ब्रेन बन जाता है जिसकी वजह से दोनों सेपरेट कर जाते हैं, एक दोनों अलग अलग फिर दो डॉटर सेल्स बनते हैं ना उनके अंदर चले जाते हैं। द मिजोजोम कैरी द डॉटर न्यूक्लियर बॉडी टू द अपोजिट पोल ऑफ द डिवाइडिंग बैक्टीरियम। ठीक है, एक इस पोल पे आ जाएगा, एक इस पोल पे आके अरेंज हो जाता है मेसोसोम्स। तो ये दोनों दो न्यूक्लियर बॉडीज क्या है आपकी सेपरेट हो जाती है। फिर सेकंड इज division of the cytoplasm. The division of the nuclear body is followed by the division of the cytoplasm into the two equal parts. It takes place by formation of the transverse and centripetal septum inward growth which develop in the area of the newly synthesis membrane in between them. ठीक है, दो तरीके से करेगा, तो सेंट्रीपिटली एंड ट्रांसवर्स एक बीच में वॉल की फॉर्मेशन कर देता है मेम्ब्रेन की इन्विजिनेशन होने की वजह से। द डेवलपिंग इन ग्रोथ फाइनली मीट इन द सेंट्रल, ultimately dividing the parent protoplast into approximately two equal daughter protoplast having the nucleoids. ये देखो यहाँ पर दोनों वॉल्स क्या है, इनवार्ड ग्रोथ कर रही है। यहाँ पे मेसोसोम्स प्रेजेंट थे तो इनवार्ड ग्रोथ करते करते आपस में आके यहाँ पे मीट करने लग जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या है, हाफ साइटोप्लाज्म इस तरफ रह जाता है और हाफ साइटोप्लाज्म इस सेल्स की क्रॉस वॉल के इस तरफ आ जाता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस वॉल। अभी मैं जस्ट आपको बताई जा रही हूँ कि दो क्रॉस वॉल बनते हैं उनकी वजह से क्या है, न्यूक्लियोइड और साइटोप्लाज्म सेपरेट रहते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मेशन होती कैसे है। द सेल वॉल मटेरियल अराइज फ्रॉम द पेरेंट सेल वॉल इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग लाइक सेप्टम in the furrow present between the daughter protoplast. Thus each daughter protoplast has its own continuous plasma membrane and thus cross wall thus constitute become the two layered due to the differentiation of lesser denser layer in the middle में ये कैसा रहता है, लेस डेंसर रहता है। देन क्या है, अब आपका क्रॉस वॉल भी बन गया है, आपका न्यूक्लियोइड भी अलग हो गया है, साइटोप्लाज्म भी दो डिवाइड पार्ट्स में, प्रोटोप्लास्ट जो आपका वो डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ आपका की सेपरेशन करना भी, डॉटर सेल्स को कंप्लीट बन तो गई हैं लेकिन इनके बीच में अभी भी क्या है, सेप्टा की वॉल प्रेजेंट है। और ये जो सेप्टा की वॉल है ये मिड में से क्या रहती है, थिन रहती है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इसको ही हमें थिक करना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्शन और डिप्रेशन अपीयर इन द एट द सरफेस ऑफ द डिवाइडिंग बैक्टीरियम जस्ट आउटसाइड द न्यूली डबल क्रॉस वॉल and these middle lesser part of the two layered cross wall gelatinized एंड देन इसके बीच में एक ट्रिगर प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से दो डॉटर सेल्स के आपस सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट ये तो था, बात है भी आपका जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, तो सॉरी जो बाइनरी फिजन से दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो लेकिन ये डॉटर सेल्स जो बनती हैं फेवरेबल कंडीशंस में बनती हैं, तो ये अपना तो मैक्सिमम कितना डिवाइड करते हैं, कितने नंबर में, तो एक बैक्टीरिया को डिवीजन करने में फेवरेबल कंडीशन में 20 मिनट्स का टाइम लगता है कंप्लीट। अगर ये डिवाइड करता रहे इसी तरीके से तो 24 आवर्स के बाद में इसका नंबर बढ़ के इंक्रीज हो जाएगा 4.7 × 10⁻21।
बट हमारे पास कुछ ऐसी लिमिटेशंस रहती है इस बैक्टीरिया के पास कि ये अपने इस मैक्सिमम नंबर को अचीव नहीं कर पाता है। वो क्या क्या लिमिटेशंस रहती है कि क्यों ये इतना नंबर क्या है अचीव नहीं कर पाता। फर्स्ट इज स्पेस लिमिटेशन, स्पेस इतना ज़्यादा नहीं होता कि इतना नंबर ऑफ बैक्टीरिया रह सके। सेकेंड इज लैक ऑफ फूड सप्लाई, अब बैक्टीरिया होंगे तो उनको फूड की जरूरत होगी, इतना फूड अवेलेबल नहीं है कि सभी बैक्टीरिया को फीड अप करवाया जा सके। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज क्या होता है, वायरस होता है बैक्टीरिया का, तो ये क्या करता है लाइटिक साइकिल से बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो ये बैक्टीरियोफाज की डेवलपमेंट होने की वजह से कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे ही किल हो जाते हैं। थर्ड फॉर्मेशन ऑफ द पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंस, बैक्टीरिया जो है वो अपना वेस्ट सब्सटेंस भी तो बाहर रिमूव करता है डाइजेशन करने के बाद फूड, और वो वेस्ट सब्सटेंस क्या होता है पॉइजनस होता है, जिसकी वजह से भी बैक्टीरिया किल कर जाता है। फिफ्थ डेवलपमेंट ऑफ द सेनेसेंस, उसमें भी तो एजिंग का प्रोसेस चलता है ना, तो हाफ बैक्टीरिया अपने एजिंग को कंप्लीट करके क्या है डेथ हो जाती है। अब तो हमने पढ़ा था फेवरेबल कंडीशन में कैसे बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि अनफेवरेबल कंडीशन अगर बैक्टीरिया को दी जाए, मतलब कि एनवायरनमेंट ऐसा हो जाए कि बैक्टीरिया के लिए सुटेबल नहीं है, तो बैक्टीरिया कैसे अपने आप को बचाएगा। तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया अपने आप का रिप्रोडक्शन करता है बाय द स्पोर फॉर्मेशन। बैक्टीरिया अपने जो जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको एक वॉल से क्या कर देता है कवर कर लेता है, उसी वॉल को और इसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो एंडोस्पोर बोलते हो। ठीक है, तो इसको आप डिटेल में पढ़ो। ए यूनिक फीचर ऑफ सम बैक्टीरिया इज देयर एबिलिटी टू फॉर्म द हाईली रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्म। एंडोस्पोर्म आर फॉर्म्ड व्हेन ए पार्ट ऑफ लिविंग सब्सटेंस ऑफ द बैक्टीरियम इज सराउंडेड बाय ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल वॉल। मैच्योर एंडोस्पोर्म अक्कर सिंगली, मैच्योर जो एंडोस्पोर्म या तो वो सिंगल मिलेगा या फिर वो क्या मिलेगा इस बैक्टीरिया के किसी टर्मिनल पार्ट के ऊपर बनेगा, या लुक लाइक ए टीनी स्फीयर ओवल occupy at the center or at one end of the cell in which they are formed. The teeny endosperm are formed when the environment of the cell become unfavorable. ठीक है, द सेल क्या करेगी इस कंडीशन में लूज करते कुछ वाटर को एंड श्रिंक ए बिट एंड रिमेन क्विशेंट। क्विशेंट का मतलब क्या होता है कि सेल लिविंग तो है लेकिन उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाती है। हम ऐसा मानते हैं कि वो मिनिमम अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्टॉप ही कर देता है कुछ टाइम के लिए, ताकि जब उसके पास जो फूड मटेरियल वगैरह वो रिजर्व रह सके, ताकि वो जब फेवरेबल कंडीशन है तब ग्रो कर पाए। ठीक है, एंड the formation of the spore is not a kind of the reproduction since one spore is formed per cell। एक सेल से क्या एक ही बन रहा है, हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन में तो क्या होता है पेरेंट सेल से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनती है, लेकिन एक ही एंडोस्पर्म बोलता है, तो इसे हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये ट्रू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एंडोस्पर्म थिक वॉल कैन बी इंडिस्टिंग्विश्ड इनटू 4 पार्ट। अब देखो ये आपका जो कंप्लीट एक एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर है, इसमें जो इसकी वॉल्स होती हैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन आउटर होती है एक्सोस्पोर, देन स्पोर कोट, थर्ड कोर्टेक्स पार्ट जो अंदर का पार्ट है कोर्टेक्स वाल, और फोर्थ जो जो ट्रू वो जो स्पोर को क्या है ट्रूली क्या है कवर किए हुए, दैट इज नोन एज स्पोर वॉल। द बैक्टीरियम विच फॉर्म द एंडोस्पोर्म कैन बी नोन एज द स्पोरेंजियम। ठीक है, उस पूरे बैक्टीरिया को आप स्पोरेंजियम बोलते हो। ये देखो आपको क्या दिखा रखा है कि स्पोरेंजियम हैव द सेंट्रल एंडोस्पोर्म, इसमें क्या दिखा रखा है सब टर्मिनल एंडोस्पोर्म, और थर्ड जो टर्मिनल पे अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो टर्मिनल एंडोस्पर्म। फिर क्या दिखा रखा है कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको एंडोस्पर्म का। फिर क्या दिखा रखा है एंडोस्पोर जो है वो कैसे लिबरेट करते हैं, यहाँ से वॉल क्या है डिस्ट्रक्ट ब्रेक हो जाते हैं और इलास्टिसिटी की वजह से क्या है बैक्टीरिया बाहर ये एंडोस्पोर बाहर निकल जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं ग्रोथ शो करते हैं। नेक्स्ट इज अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के लिए कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसको हम बोलेंगे कि वो व्हेन द कंडीशंस टर्न फेवरेबल, endosperms readily germinate. Most bacteria are killed by boiling the water 100 degrees Celsius, but endosperm resist this rough treatment. It requires a temperature of 121 degrees Celsius for a period of 15 minutes to kill the endosperm of the most bacteria. So many dilute chemicals such as chlorine, methionite and iodine may kill the bacteria but not their endosperm. Even deep freezing will not kill them. तो एंडोस्पर्म क्या है अगर नॉर्मली कंडीशंस रहती हैं 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है 15 मिनट तक रखेंगे इस टेम्परेचर में तो नॉर्मल जो बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाता है, लेकिन इस कंडीशंस में भी आपका एंडोस्पर्म है वो किल नहीं होता। तो एंडोस्पर्म क्या है हाईली रेजिस्ट स्ट्रक्चर है जो क्या करता है अनफेवरेबल कंडीशन से बैक्टीरिया को बाहर लेके आता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In the sexual reproduction of bacteria, neither the gamete formation take place or nor the karyogamy
occur. They typically sexual reproduction have haploid diploid alternation of generation is absent in the bacteria. हम नॉर्मल क्या है, अभी तक आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि आप जो प्लांट्स होते हैं वो अल्टरनेट जनरेशन करते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे, देन डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता, ना ही ऐसी कोई जनरेशन प्रेजेंट होती है। इन बैक्टीरिया ओनली सिंपल टाइप ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इज फाउंड। तो आप क्या बोलोगे कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन से बनती है। इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोनर रिसिपिएंट रिलेशनशिप इज फाउंड। एक जो सेल होती है जिसमें क्या होता है, फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है, उसको आप बोलोगे डोनर। एक सेल होती है जो क्या होता है, जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट होता है, उसको आप बोलते हो रिसिपिएंट सेल। तो जिसमें प्रेजेंट होता है वहाँ से रिसिपिएंट सेल के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाता है आपका जेनेटिक उसका फर्टिलिटी फैक्टर, उसी को ही आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, जेनेटिक रिकम्बिनेशंस। तो डोनर रिसिपिएंट रिलेशनशिप इज फाउंड। द डोनर बैक्टीरियम इज कंसीडर एज ए मेल। जो जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको आप कंसीडर करते हो मेल की तरह। while the recipient cell is adequate for with female bacterium. ठीक है, in this process a DNA fraction or a complete DNA of the donor bacterium is transferred to the recipient cell. This phenomena is also termed as parasexuality. तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि व्हाट इज पैरासेक्सुअलिटी। उसमें आप ये डिफाइन करोगे कि किस तरीके से डोनर रेसिपिएंट से क्या है, डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। अब जो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 मेथड से ऑब्जर्व किया गया बैक्टीरिया के अंदर। फर्स्ट इज कॉन्जुगेशन, सेकंड इज ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड इज ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन के अंदर क्या रहेगा कि सिंपल जो है एक सेल होगी, एक बैक्टीरिया होगा, उसके अंदर क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है, उसको आप बोलते हो सेक्स फैक्टर। ठीक है, तो और एक जो दूसरी सेल होगी जिसके अंदर क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट है, तो उसको बोलोगे आप एफ नेगेटिव सेल। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, फर्टिलिटी जो फैक्टर होता है वो क्या है, डीएनए के मेन जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके साथ में कंबाइन हो जाता है। उस टाइम पे आप उस सेल को बोलते हो HFR सेल, हाईली फ्रीक्वेंट सेल। ठीक है, तो जो फर्टिलिटी फैक्टर है या HFR सेल के अंदर जो आपका प्रेजेंट है जीनोम, वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एफ पॉजिटिव सेल टू एफ नेगेटिव सेल के अंदर। किस तरीके से, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन चैनल बनाएगा और वहाँ से जेनेटिक मटेरियल की एक कॉपी बनती जाएगी और वो कॉपी क्या ट्रांसफ़र होती जाएगी कंप्लीट, और फिर एफ नेगेटिव सेल भी एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को ही मैं आपको बताती हूँ आपको लिखना कैसे है। It is the common method of genetic recombination in E. coli. Conjugation was first reported by the Lederberg and Tatum. They grow different strain of bacteria in culture and got some new type of bacteria which also have the parental characters. तो इन्होंने क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स ली और उसके बाद उन्होंने देखा जब कुछ नई सेल्स बन रही हैं, उन सेल्स के अंदर इन डिफरेंट जो सेल्स हैं, मतलब पेरेंट सेल की तरह इन्हें कंसीडर किया, उनके अंदर इन पेरेंट सेल्स के कंबाइंड करेक्टर देखे इन्होंने। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है। द Formation of the new type of bacteria with mixed character can only be possible when there is transfer of genetic material from one type of bacterium to another. Later on, study under the electron microscope confirmed the transfer of the gene through the conjugation. तो इन्होंने फिर बाद में इस फिनोमिना को क्या किया कि जो जीन्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक कंजुगेशन चैनल के थ्रू हो रहा है, तो इस प्रोसेस को इन्होंने कंजुगेशन फिनोमिना दे दिया। देन ई कोलाई इज ए डायमॉर्फिक स्पीसीज। ई कोलाई क्या है, डायमॉर्फिक मतलब 2 टाइप की अपीयरेंस। इट हैज़ 2 टाइप ऑफ सेल्स, मेल एफ पॉजिटिव और डोनर सेल एंड फीमेल एफ नेगेटिव और रिसिपिएंट सेल। मैंने पीछे पढ़ाया आपको कि जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है उसको आप एफ पॉजिटिव सेल बोलोगे, और जिसके अंदर नेगेटिव है मतलब फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है उसको आप नेगेटिव, और जो पॉजिटिव सेल होती है उसको आप मेल कंसिडर करते हो, और जो नेगेटिव सेल होती है उसको आप क्या कंसिडर करते हो, फीमेल। द मेल सेल बियर द प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ नोन एज द सेक्स पिलाई और फिम्ब्रे। ठीक है, एन एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एपिसोम एंड फर्टिलिटी फैक्टर। मैं पीछे पढ़ाया था आपको कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए यहाँ प्रेजेंट होता है उसको आप क्या प्लाज्मिड बोलते हो, उसी को ही आप एफ पॉजिटिव या फर्टिलिटी फैक्टर भी बोलते हो। अगर वो जो एक्स्ट्रा डीएनए है वो अगर मेन डीएनए के साथ कंबाइंड है तो उसको आप एपिसोम बोलते हो।
दीज बोथ स्ट्रक्चर आर एब्सेंट इन द फीमेल, ये दोनों के दोनों जो प्लाज्मिड और जो एपिसोम या फर्टिलिटी फैक्टर है, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, एब्सेंट होते हैं फीमेल के अंदर। At the time of sexual reproduction, the male or the donor get attached to the recipient cell with the help of sex pili। यहाँ पर जो ये सेक्स पिलाई दिखा रखा है ना, ये एक्स्ट्रा प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होते हैं, उसको सेक्स पिलाई बोलते हो। इसकी हेल्प से क्या है, डोनर सेल रिसिपिएंट सेल से अटैच होती है। ए साइटोप्लाज्मिक ब्रिज और कंजुगेशन ट्यूब is formed between the male and female bacterial cell through which the male cell passes its genetic material और क्रोमोसोम into the female cell। दोनों के बीच में क्या बनेगी, एक कंजुगेशन ट्यूब बनेगी। ठीक है, ये जो चैनल यहाँ पर बना हुआ है इसी को आप बोलते हो कंजुगेशन ट्यूब। इससे क्या है, जेनेटिक मटेरियल डोनर से रिसिपिएंट की तरफ ट्रांसफ़र होता है। देन क्या है, the introduced male DNA either replace a part of original DNA in the female cell or only add to it, this causing the genetic variation in the progeny। के अंदर जो मेल डीएनए से डीएनए गया है वो क्या करता है, फीमेल और डीएनए के जो साथ में जाके या तो ओरिजिनल डीएनए के साथ कनेक्ट हो जाता है या उनके अंदर कुछ अलग से फ्रेगमेंट को जोड़ लेता है। तो इसकी वजह से क्या रहता है कि मेल की जो इंफॉर्मेशन है वो फीमेल वाले रेसिपिएंट के अंदर जाके एडअप हो जाती है, एक न्यू रिकम्बिनेशन तैयार हो जाता है और रिकम्बिनेशन की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती है। इट डज नॉट मेक द फीमेल सेल डिप्लॉयड, दस द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज लैकिंग इन बैक्टीरिया। इसकी वजह से कोई ऐसा नहीं कि जो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलने से जैसे डिप्लॉइड सेल बनते हैं, ऐसा कोई फिनोमेना नहीं होता। मेल भी हैप्लॉइड होता है और फीमेल भी हैप्लॉइड ही रहेगा यहाँ पर, और जो इनसे आगे प्रोजेनी बनते हैं वो भी हैप्लॉइड ही रहती है। तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया में कोई भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट नहीं होती है। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कंजुगेशन के पेपर में पूछे जाने के। देन अभी मैंने सिंपल आपको क्या है फर्टिलिटी फैक्टर की टर्म में बताई है ये बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि HFR के रिस्पेक्ट में, ये देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि HFR सेल, ठीक है। नॉर्मल मैंने फर्टिलिटी फैक्टर की बता दी कि एक के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, दूसरे में एब्सेंट है, तो प्लाज्मिड जिसमें प्रेजेंट है वहाँ से यहाँ चला जाएगा, उसमें आपको HFR की जगह F पॉजिटिव सेल लिखना है, ठीक है। इस HFR की जगह F पॉजिटिव। अब मैं आपको HFR सेल के बारे में बताऊंगी कि इससे कैसे होता है। HFR cell act as the male bacterium when mixed with the female cell form a conjugation bridge। The F factor containing the DNA breaks at a particular point and start inserting the DNA into the female sequence, and the sequence of chromosomal gene transfer is always the same order A B C D। क्या बोल रही है, जैसे यहाँ पर जहाँ मेन डीएनए उसका ऑर्डर है ABCD, ऐसे है ये डीएनए, ठीक है। तो ट्रांसफ़र होएगा ना तो वो इसी तरीके से होगा कि A पहले जाएगा इसके अंदर, फिर B जाएगा, फिर C जाएगा, फिर D जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द F फैक्टर इज ट्रांसफर्ड लास्ट, जो मेन डीएनए के बाद में इस HFR के अंदर मैंने बताया था ना कि मेन जो डीएनए है ये मेन डीएनए था, इसके साथ में क्या है फर्टिलिटी फैक्टर अटैच है। तो पहले मेन डीएनए ट्रांसफ़र होएगा, फिर फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफ़र होएगा, ठीक है। तो फर्टिलिटी जो फैक्टर है वो लास्ट में ट्रांसफ़र होता है। देन द कंजुगेशन ब्रिज यूजुअली ब्रेक अप बिफोर द एंटायर क्रोमोसोम इज ट्रांसफर्ड, ओनली द जीन A एंड B हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन दिस एग्जाम्पल गिवन। जो आपको ये वाली फिगर बना रखी है इसमें सिर्फ A और B जीन को ट्रांसफ़र करके दिखा रखा है। दिस A एंड B जीन कैन रिकम्बाइन विद द कोरोस्पोंडिंग जीन इन द F नेगेटिव क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्या था, नेक्स्ट जो बैक्टीरिया में जिसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसा है, F नेगेटिव है, क्योंकि इसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट है। तो जब यहाँ से A और B जीन इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो वो A और B जीन क्या करते हैं, फिर मेन जो डीएनए था A डैश B डैश C डैश D डैश था इसके साथ में जाके कंबाइन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जाके कम्बिनेशन शो हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, if the B prime in the F negative cell is mutated
form the B and then the B in the F negative cell become the B as a result. मतलब रिकम्बिनेशन की वजह से B वाला उस तरफ चला जाएगा और B प्राइम इधर रह जाएगा. The genetic marker can be transferred from a host to the suitable recipient. Lacking such marker, the order in which the such markers are transferred to the recipient would follow the order in which, मतलब सेम ऑर्डर ही रहेगा डोनर के अंदर जाते टाइम भी. ठीक है, तो आप अगर मतलब कॉन्जुगेशन के एक्सपेरिमेंट का यूज़ कहाँ करोगे? टू कंस्ट्रक्ट द जेनेटिक मैप्स. देन आपको जो डिटेल्ड और एक्सपेक्टेड प्रोसेस बता रखा है जेनेटिक एक्सचेंज का, जो क्या है साइंटिस्ट लेडरबर्ग, लर्डन एंड वोलमैन ने डिस्कवर्ड किया था, हेज एंड वोलमैन ने. इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक 2 टर्म्स यहाँ पे आपको डिफाइन करके देंगी ये K12 in the experiment which exhibit the deficiency or for some growth factor. तो जो म्यूटेंट वेराइटी होती है ना, जिसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स की डेफिशिएंसी रहती है, कुछ जीन्स एब्सेंट रहते हैं, उसको आप ऑक्सोट्रोपिक स्टेन बोलते हो. और एक स्टेन होता है जिसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है, उसको प्रोटोट्रोपिक स्टेन बोलते हो. तो इन्होंने वही चीज़ यहाँ पर एफ नेगेटिव और वो सब आपको डिटेल में बताई है कि एफ नेगेटिव मेल कौन से, एफ पॉजिटिव सॉरी फीमेल और एफ पॉजिटिव मेल है, एफ पॉजिटिव से HFR सेल कैसे बनती है. ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक जो DNA होता है, जो क्रोमोसोम होता है, उससे ट्रांसफ़र होने में दूसरे F नेगेटिव के अंदर कितना टाइम लगता है, और जो आपकी जो बैक्टीरिया होते हैं उनको अपना रीजनरेशन करने में, तो उनको जनरली 20 मिनट का टाइम लगता है अपने आप को कंप्लीट कॉपी करने के लिए. अब क्या है इस पूरी कंप्लीट पैराग्राफ में आपको क्या बता रखा कि HFR मेल से F नेगेटिव जो सेल थी, फीमेल थी, उसके अंदर कैसे ट्रांसफ़र हो रहा था. DNA चैनल बनाएगा, चैनल से जाएगा, देन जो आपकी जो फर्टिलिटी फैक्टर है वो फीमेल सेल के अंदर क्या है ट्रांसफ़र हो जाएंगे. नाउ फीमेल सेल को आप क्या बोलने लग जाओगे? रिकम्बिनेंट सेल. नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट दिया है ग्रिफ्थ ने. आप 12th क्लास में ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हो, जिसमें उसने क्या कहा था? वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट जो सेल्स थी, बैक्टीरियाज थे, उनको आपस में ग्रो करवाया था, जिससे क्या था? वायरुलेंट का जो DNA है वो नॉन वायरुलेंट का जो DNA वो मिक्स कर जाता है, जिसकी वजह से वायरुलेंट क्या होती है? कंडीशन जिसमें क्या होती है? सेल डेथ कर जाती है, बैक्टीरिया डेथ कर जाता है. बट नॉन वायरुलेंट में क्या सर्वाइव कर जाता है. जब हीट किल्ड वायरुलेंट को मिक्स किया गया नॉन वायरुलेंट के साथ में, तब क्या देखा कि सेल क्या है? किल नहीं हुई, लाइव रही, बैक्टीरिया क्या है? जिंदा रहा. इससे क्या पता चला कि दोनों का जो DNA था वो कहीं ना कहीं जाके क्या है? चेंजेस किया है एक दूसरे के अंदर, क्योंकि जो नॉन वायरुलेंट उसने प्रोटीन बनाए होंगे, उसकी वजह से हीट किल्ड वायरुलेंट का इफेक्ट कम हो गया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव कर गया. इसी प्रोसेस को हम पढ़ते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर. ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या देखोगे आप? जैसे कंजुगेशन के प्रोसेस में आपने देखा कि एक बैक्टीरिया, दोनों लिविंग होते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? एक बैक्टीरिया लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है. जो नॉन लिविंग होता है उसका DNA होता है. ठीक है, DNA क्या है? एक्सटर्नल मीडियम में प्रेजेंट होता है, और उसको आप बोलते हैं डोनर DNA फ्रेगमेंट एंड बाइंड टू द प्रोटीन ऑन द सेल सरफेस के ऊपर. ये क्या? लिविंग बैक्टीरिया है, ये नॉन लिविंग का DNA क्या? मीडियम में के अंदर प्रेजेंट है. फिर ये बैक्टीरिया जो होता है ये कैपेबल होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंस. ये क्या करता है? इसके DNA को अपटेक कर लेता है. अब यहाँ पर जो DNA है वो क्या? डबल हेलिक्स प्रेजेंट है. अपटेक करने के बाद ये इसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देगा. सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के बाद ये बैक्टीरिया क्या करेगा? इस DNA को अपने DNA के साथ में मर्ज कर लेता है. ठीक है, अगर मर्ज कर लेता है तो उस सेल को आप ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोलते हो, और नहीं करता है, सिर्फ फ्रेगमेंट में पड़ा रहने देता है, इसको अपने साथ में क्या कॉपी नहीं करने देता, तो इसको आप बोलते हो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल. देन प्रोसेस क्या रहेगा? ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड व्हेन रेसिपिएंट सेल आर ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ किल्ड डोनर सेल. द DNA ऑफ द डोनर सेल इज ट्रांसफर्ड टू द रेसिपिएंट सेल. इनसाइड रेसिपिएंट सेल इट अंडरगो द जेनेटिक चेंज एक्सचेंज विद DNA ऑफ रेसिपिएंट सेल टू फॉर्म द रिकम्बिनेंट प्रोजेनी. जो फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं? फर्स्ट, साइज ऑफ द डोनर DNA फ्रेगमेंट्स विच वेरीज करता है डिफरेंट स्पीसीज के अंदर बैक्टीरियाज की. सेकंड, मोलिकुलर कन्फर्मेशन ऑफ द डोनर DNA विच मस्ट भी डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए. ठीक है. थर्ड क्या है? फिजियोलॉजिकल कंपिटेंट स्टेट होनी चाहिए रिसिपिएंट की. वो मैं आगे आपको बताऊंगी कंपिटेंस प्रोसेस क्या रहता है. अकर ओवर विद ए लिमिटेड पीरियड इन द ग्रोथ ऑफ कल्चर. फोर्थ, अमाउंट ऑफ DNA एडिड पर रिसिपिएंट सेल कितना है. ये सारे क्या है? कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर होते हैं जिससे हम प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की. नेक्स्ट है कंपिटेंस टर्म क्या होती है? व्हेन द रिसिपिएंट सेल इज एबल टू
एब्जॉर्ब द डोनर डीएनए। जब क्या है, बैक्टीरिया क्या है, यहाँ पे जो रिसिपिएंट सेल है ये एबल होता है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो उसी प्रोसेस को आप कंपिटेंस बोलते हो। and become transformed is known as the competent cell. The time of occurrence and duration of competence are particular for every bacterial genus. As the competence is acquired by the cell in culture, a protein called competence protein is produced which confers the competence. जैसे कि बैक्टीरिया जो है competence के प्रोसेस को एक्वायर करता है, ये एक प्रोटीन को क्या करता है, सिक्रीट करता है, जिस प्रोटीन को आप क्या बोलते हो, कंपिटेंट प्रोटीन बोलते हो। और वो प्रोटीन की वजह से ये डीएनए जो है सेल के साथ में बाइंड कर जाता है, करने के बाद ये एब्जॉर्ब इसको कर लेता है। ठीक है, इस कंपिटेंस के प्रोसेस को एक्वायर करने के लिए सेल को क्या है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो उसको साइक्लिक एएमपी से मिलती है। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट play a significant role for the developing competence. Transformation has been reported in some other organisms also. वहाँ पर और इसके अलावा क्या है, कुछ ह्यूमन एफर्ट से भी हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। रिसेप्टिविटी जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, कुछ केसेस के अंदर थोड़े टाइम के लिए ही पीरियड मतलब वैलिड होती है, उसके बाद अगेन क्या है, वो एबल नहीं होता है अपटेक करने के लिए डीएनए को। लेकिन क्या है, जैसे ई कोलाई है वो नहीं अपटेक करता है फॉरेन डीएनए को, लेकिन जब हम उसको कैल्शियम क्लोराइड के मीडियम में रखते हैं तो वो अपटेक कर लेता है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के अंदर क्या रहता है कि इसके अंदर हमें एक्सटर्नल एक एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है जो क्या करती है, अपटेक करती है, डीएनए को ट्रांसफ़र करवाती है। इसमें जो एजेंसी होती है वो बैक्टीरिया होती है। देखो आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर 2 टाइप की साइकिल चलती है। अगर वायरस अटैक करता है तो ठीक है, तो वायरस क्या करता है, या तो क्या करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करके बैक्टीरिया को क्या कर देता है, मार देता है, और बैक्टीरिया को किल करने के बाद वो लिबरेट कर जाता है बाहर की तरफ, बाहर निकल जाता है। इसको आप बोलते हो लाइटिक साइकिल। दूसरी क्या करता है, वो बैक्टीरिया को किल नहीं करता। जैसे बैक्टीरिया अपना डीएनए बनाता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, उसके बैक्टीरिया के खुद के डीएनए के साथ वायरस अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट कर देता है और अपने नंबर को इंक्रीज कर देता है विदाउट किलिंग बैक्टीरिया। उस साइकिल को आप बोलते हो लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, तो इसमें मेनली प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आपको एक बारी शॉर्ट बता देती हूँ। देखो, जैसे ये आपकी एक बैक्टीरिया सेल है और ये बैक्टीरिया का एक खुद का डीएनए है। ठीक है, और ये है आपका एक वायरस और ये वायरस का डीएनए है। पहले क्या करेगा, वायरस अटैक करेगा बैक्टीरिया के ऊपर और अपना डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा। फिर क्या करेगा, ये जो वायरस का डीएनए है ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में कंबाइन कर लेगा और अपनी बहुत सारी तो क्या कॉपी कर ले बना लेगा। कैसे, बाय हैकिंग द मशीनरी ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। अब क्या होगा, बैक्टीरियल के डीएनए के अंदर वायरस बहुत सारा बन गया, तो जो ये लेकिन जो ये डीएनए है इसके अंदर अब दोनों टाइप के डीएनए है, वायरस का भी और बैक्टीरिया का भी। अब जो इससे वायरस निकलेगा, ये वायरस की कोट इसके ऊपर बन जाएगी हर एक जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। फिर जब ये वायरस यहाँ से बाहर इसको किल करके बैक्टीरिया को यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इन वायरस के अंदर क्या है, दोनों वायरल डीएनए भी है और बैक्टीरियल डीएनए भी है। ये वायरस अगेन क्या है, एक न्यू बैक्टीरिया के ऊपर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। ये इस बैक्टीरिया खुद का डीएनए है, अब ये इसके ऊपर जाके अटैक करेगा तो इसने क्या करना है, यहाँ पर अपना इसने डीएनए डाल दिया। इस डीएनए के अंदर हमें पता है दोनों तरह के क्या हैं, वायरल का भी और बैक्टीरिया का भी, और ये सेकंड बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है। अब ये वाला जो जेनेटिक मटेरियल है ये कंबाइन करेगा इस वाले जेनेटिक मटेरियल के साथ में और फिर क्या करेगा, एक न्यू जेनेटिक मटेरियल बनेगा जिसके अंदर क्या है, वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरिया फर्स्ट का भी और बैक्टीरिया सेकंड का भी, और वायरल खुद का अपना प्रोटीन्स को बनाता रहेगा। तो क्या करेगा, इससे इसमें क्या किया, इसने कंबाइन कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को। तो ये भी एक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस हुआ थ्रू किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में पढ़ते हो। तो ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, दिस प्रोसेस इज गिवन बाय द लेडरबर्ग एंड जिंडर। उन्होंने क्या, सैल्मोनेला टिम्फाई के ऊपर ये
experiment indicate that bacteria, virus or phage are responsible for transfer of the genetic material from one to the another lysogenic and lytic phase. Thus, in host genotype, new combinations are required. During the process of transduction, DNA of the donor bacterium is transferred to the recipient cell through the agency of phage particle. phage वही यहाँ पे वायरस को ही बोल रहे हैं. When a bacteria cell is infected by a temperate virus, टू टाइप ऑफ साइकिल इज अक्कर, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक. लाइटिक में क्या करता है, किल कर देता है बैक्टीरिया को. लाइसोजेनिक में बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, उसके साथ में वायरस का डीएनए मल्टीप्लाई होता रहेगा. आफ्टर दिस होस्ट डीएनए इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट अलोंग विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस. Few such DNA segment also incorporated with the virus particle and become transducing one. क्या बोला, वायरस पार्टिकल के साथ में बैक्टीरिया का डीएनए फ्रैगमेंट चिपक गया, कुछ क्या है मिक्सअप हो गया, इसी को आप ट्रांसड्यूसिंग बोल लोगे. ड्यू टू लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया दीज पर्टिकुलर particle along with the normal virus particle also released. When they mix ऑफ ट्रांसड्यूसिंग को नॉर्मल पार्टिकल के साथ में, तो फिर वो क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे एक नई रिसिपिएंट सेल को, और वहाँ पर जाके मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर इन्फेक्टेड विद नॉर्मल वायरस पार्टिकल, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल चलाते रहते हैं. वहाँ पर क्या किया इन्होंने, ट्रांसड्यूसिंग का प्रोसेस टेक प्लेस, क्योंकि दो वायरस के अंदर डीएनए जो वायरस पार्टिकल है उसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन था, उसने न्यू बैक्टीरिया के वायरस के साथ में फिर से जाके जेनेटिक रिकम्बिनेशन किया, तो दोनों बैक्टीरियाज के डीएनए को मिक्स कर दिया, जिससे वो पहले इन्फेक्ट करके आया था उस डीएनए का, और जो नया डीएनए उसने बैक्टीरिया का, उन दोनों को मिक्स कर दिया. तो उसके बाद जो सेल बनेगा उसका ट्रांसड्यूस्ड सेल बोलोगे. ठीक है, ये आपका प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन है यहाँ पर ख़त्म होता है. इसमें अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रह गई बैक्टीरिया की, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे. इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है इसमें से क्वेश्चन आने के. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.